हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इकोनॉमी सीरीज in which we are going to cover the complete economy through around 1400 plus MCQs. Now this series is going to be very much beneficial for those who are preparing for the UPSC and the state PSC examination. Other than that, economy के जो questions अदर वनडे एग्जाम्स में आते हैं वो सारे तो इससे इजीली कवर हो ही जाएंगे। बट यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के लिए ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, जिसमें कि हम कंसेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो द आउटलाइन और द वे इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज इज थ्रू 23 चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ओके, टोटल 23 चैप्टर्स होने वाले हैं इसमें, जिसमें अराउंड 1390 क्वेश्चंस हैं। एंड जब ये 1390 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके अलावा इसके बाद 500 एमसीक्यूज़ मैं रिवीजन के लेके आऊँगा, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। सो आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक कंसेप्ट्स। नाउ इस चैप्टर में टोटल 70 एमसीक्यूज होंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इकोनॉमी, व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमी, एंड धीरे धीरे वी विल प्रोसीड टू द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड देन 23 चैप्टर्स में हम इस पूरी सीरीज को ख़त्म करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आई विल प्रोवाइड यू विद द एक्सप्लेनेशन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। The first question is, which social science studies the production, distribution and consumption of goods? Now, basically हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर इकोनॉमिक्स ही होने वाला है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझो कि आपका एक हाउस है, आपका घर है। आपके घर में आप अपने घर को कैसे मैनेज करोगे? बिकॉज सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम आप अर्न कर रहे हो। इनकम के बाद आपका कुछ एक्सपेंडिचर भी होने वाला है। मे इट बी एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन, मे इट बी एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर। सो हाउस होल्ड की मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंड उसको हम रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी के। जैसे हम घर में अपने हाउस मैनेजमेंट करते हैं, वैसे जब कंट्री की हम मैनेजमेंट करते हैं of the production, distribution and consumption of good, that is basically known as the economy. Now इसमें क्या होता है कि जैसे हम हाउस होल्ड में अपने कंजम्पशन पैटर्न को एंड अपनी मैनेजमेंट को देखते हैं, वहाँ पे एक हमारे पास लिमिटेड कंस्ट्रेंट होता है। लिमिटेड कंस्ट्रेंट किस चीज़ का होता है? मनी का होता है, रिसोर्सेस का होता है। सो इकोनॉमी में जब भी आप पढ़ोगे ना तो रिसोर्स जो हैं वो सेंटर में रहते हैं, बिकॉज रिसोर्स की स्कार्सिटी है। बिकॉज वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आपको ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे। सो जितने भी रिसोर्सेज हैं इन द गिवन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो बेस्ट पॉसिबल वे है जिसमें कि हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स को रेगुलेट करते हैं, दिस इज व्हाट एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। ठीक है, समझ आ गया इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट। अब प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट टर्म रेफर्स टू अप्लाइंग इकोनॉमिक्स विद इन अ स्पेसिफिक रीजन और अ कंट्री? अब यहाँ पे ये तीन कंसेप्ट हैं, इन तीनों को हम यहाँ पे देखेंगे तो तीनों कंसेप्ट हमारे बेसिक टर्म्स इकोनॉमी के क्लियर हो जाएंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? यहाँ पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड को डिवाइड करेंगे ना तो ये माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मीन स्मॉल और एट द इंडिविजुअल लेवल। तो जब भी हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर हम एज अ होल इकोनॉमी को कंसिडर करेंगे इन अ वाइडर एक्सटेंट, देन इट इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल कंजम्पशन पैटर्न को यहाँ पे देखा एंड ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री एज अ होल और अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स आर कंसिडर्ड। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी ये जो है ये गवर्नमेंट से रिलेट होती है, जहाँ से गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, कैसे कंट्रोल करेगा? टैक्स रेट्स वगैरह रेगुलेट करके, टैक्सेस इम्पोज करके, टैक्सेस में रियायत देके। ओके, ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। टोटल 23 लेक्चर्स होंगे इस पूरी सीरीज में, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
नाउ जो फिस्कल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो दैट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एंड इसके रेगुलेशन के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2016 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कौन से एक्ट के अंदर? तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट मैं रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रहा हूँ। नो, इकोनॉमी की बात करें तो विद इन अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री पे जब हम ये अप्लाई करते हैं तो दिस इज नोन एज इकोनॉमी। ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, सो इसका आंसर हमारा इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन अमंग द प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, 3 या 4 कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अदर वर्ड्स में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब इकोनॉमी के बहुत डिफरेंट टाइप हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। अब मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। अब कैपिटलिज्म क्या होता है ना? ये जो कैपिटलिज्म वर्ड है ना, इसमें कैपिटल इटसेल्फ इंप्लाइज दैट कि सम पर्सन और एन इंडिविजुअल और अ फर्म इज इंप्लाइंग द कैपिटल, एंड वो कैपिटल किस चीज के लिए लगाएगी? प्रॉफिट्स के लिए लगाएगी। तो इन दिस कैपिटलिज्म the sole motive of the individual or the firm is the profit maximization, एंड मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजंस यहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल लगती है वो इंडिविजुअल्स की लगती है, इट इज़ सोलली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो शॉपिंग मॉल जो हमारे एरियाज़ में रहते हैं, शॉपिंग मॉल्स की एक आप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। The prices are determined by the committee itself of the shopping mall. Okay. नेक्स्ट हमारा अगर बात करूं मैं कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को अदर वर्ड्स में हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म भी बोलते हैं। अब सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जांपल हमारा चाइना है। अभी आपको पता है चाइना में सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। तो जो कमांड इकोनॉमी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी in which the government decides that what products you will get, at what rate you will get, and what is there to be produced। जो हमने देखा था प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमी की, ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती हैं, एंड जनरली पब्लिक बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ करती है। सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज द कमांड इकोनॉमी। अदर देन दैट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी होती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें बोथ गवर्नमेंट भी रहती है एंड यहाँ पे कैपिटलिज्म के भी फीचर्स हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि जो मार्केट रन होगी वो कैपिटलिस्टिक फर्म ही रन करेंगी, बट जब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि इनका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ हार्मिंग द इकोनॉमी एज अ होल, then the government steps in to regulate the market, and the best example of mixed economy is our country India. Okay, so अभी आपने इंडिगो क्राइसिस के टाइम पे देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है। इंडिगो इज़ अ प्राइवेट प्लेयर इन द एयरलाइन सेक्टर। उन्होंने आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया था, बट द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज इम्पोज की, प्रेशर बनाया गया इंडिगो पे, एंड रिसेंटली 3 एडिशनल एयरलाइंस को भी यहाँ पे परमिशन मिली है टू रन इन इंडिया। ओके, सो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नो नेक्स्ट देखते हैं, which system involves significant government intervention in allocating resources and setting price। अब significant government intervention है तो ये मैंने आपको बताया है, ये होता है सोशलिज्म में, ये होता है सोशलिज्म में। ओके, which is also known as the command economy। okay, a command economy involves significant government intervention in the allocation of goods and resource management। okay, now
नेक्स्ट देखते हैं, विच इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंसेस प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर सोशल गोल्स। अभी मैंने आपको बताया कौन सी इकोनॉमी है ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। ओके, मोनोपोली में क्या होता है, ओनली अ सिंगल फर्म इज देयर, ठीक है, जो प्रोड्यूस भी करती है, जो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अब मोनोपोली जो होती है ना, यहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल फर्म होती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो इंडियन रेलवेज के कंटेक्स में अगर आप आईआरसीटीसी को देखो तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो आईआरसीटीसी इज होल्डिंग मोनोपोली। ओके, एंड कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ डिफाइनिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स। अब जो ये इकोनॉमी रन करती है ना, इट रन्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। नाउ द गुड्स इज जनरली दिस इज टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, दैट इट कैन बी फील, इट कैन बी फेल्ट, ओके, एंड इट कैन बी सीन। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी फेल्ट, दे आर इंटेंजिबल। फिजिकल एक्सिस्टेंस इस चीज़ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स में क्या है, कार का अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो द कार इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो वो फिजिकली ट्रांसफ़र करते हैं उस चीज़ को टू द कंज्यूमर। वेयर एज अगर सर्विस की बात करूँ मैं, तो मान लो आप बार्बर के पास जाते हो एंड हेयर कट लेते हो, ओके, सो दैट इज़ द सर्विस दैट इज़ प्रोवाइडेड। आपको फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये एक टेक्निकल सर्विस होती है। सो बेसिकली ये डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स हमें कैसे पता चलती है, बिकॉज दे कैन बी सीन एंड दे कैन बी टच्ड, ओके। इसके अलावा जो सर्विस होती है वो स्टोर हम नहीं कर सकते हैं, गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, ऑन दी अदर हैंड जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ सर्विसेज। अब मैंने आपको सर्विसेज के बारे में भी बता दिया, तो इट कैन बी स्टोर्ड इजली, नो। वाई, बिकॉज ये इनटेंजिबल होती हैं। तो जो जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हो, जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हो, उसको आप स्टोर ईजिली कैसे करोगे, स्टोर इंडेफिनेटली नहीं। ये जनरली इंस्टेंट ही होता है, ठीक है, आपने पैसा दिया किसी को एंड उसके बदले में आपको सर्विस मिल गई। सो दिस इज जनरली एन इंस्टेंट थिंग। गुड्स के केस में इसको आप स्टोर कर सकते हो, ओके। सो अगर हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो सर्विसेज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ सर्विस। तो अब जैसे कि इसी चैनल पे पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ का मैंने लिंक दिया है, आप लोग पीडीएफ के लिए पेमेंट करते हो एंड इंस्टेंटली थोड़े टाइम में आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंस्टेंट है, ओके, एंड ये सर्विस है दैट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर अ सर्टेन एंड मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी। सो टाइम गैप क्या होता है, जनरली देयर इज़ नो टाइम गैप। बल्कि अगर आप गुड्स में बात करोगे ना, तो गुड्स मान लो जनवरी में प्रोड्यूस हुआ, कार मान लो जनवरी में प्रोड्यूस हुई, एंड इसी कार को मार्च में कंपनी ने बेचा, ठीक है, एंड इसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है एंड फिजिकल ओनरशिप है दैट इज ट्रांसफर टू द ओनर हु इज पेइंग फॉर दैट कार, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जितनी भी उस कार की लाइफ है वो उस ओनर के साथ ही रहेगी, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ओके। सर्विस सेक्टर में देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड इट्स कंजम्पशन। Next is, which category of goods is characterized by as being both rivalrous and excludable। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जनरली क्या होता है कि जो गुड्स हमारे राइवलरस गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कि अगर वन पर्सन इज कंज्यूमिंग दैट गुड, इसका मतलब है कि अदर पर्सन को उसमें लॉस होगा या अदर पर्सन उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं बात करूं, पिज़्ज़ा की बात करते हैं, अगर पिज़्ज़ा का स्लाइस आपने खा लिया, मान लो 4 स्लाइसेस हैं एंड यू हैव कंज्यूम्ड 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, तो अब जो रिमेनिंग 3 स्लाइसेस हैं वो 3 ही लोगों को मिल पाएंगे। मतलब क्या कि द योर कंजम्पशन
is directly affecting the consumption of the same good for the other person. So ऐसे गुड कौन से होते हैं? ऐसे गुड होते हैं प्राइवेट. ओके. एंड एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन से होते हैं? एक्सक्लूडेबल गुड्स वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, कार्स. Okay, these are the examples of excludable goods. Private goods such as television are classified as being rivalrous and excludable. Now, national defense is provided as an example of which type of good? अब national defense क्या है? अब national defense क्या किसी एक person के लिए है? क्या national defense एक ऐसी चीज़ है कि अगर one person को उसका benefit मिल रहा है तो other को वो चीज़ नहीं मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं. तो वो प्राइवेट का तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता. क्या एग्जाम्पल है? पब्लिक का. नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड. वाई? बिकॉज इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दीज आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. मतलब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो अगर आप इसका कंजम्पशन कर रहे हो. नॉन राइवलरस मतलब क्या? कि अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो वो बाकी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा. ओके. नेक्स्ट है, which type of goods are non-excludable but rivalrous such as fresh water or coal. So ये common goods होते हैं. Okay, which are non-excludable but rivalrous. क्योंकि ये पेरिशेबल है ना, ये रीनेबल सोर्सेज और ये नॉन रीनेबल रिसोर्सेज हैं. अगर आप इसका कंजम्पशन करोगे तो दूसरे के लिए ये सामान नहीं बैठेगा, नहीं बचेगा. तो जब उसके लिए बचेगा ही नहीं तो वो राइवलरस ही हुए ना, क्योंकि आपके कंजम्पशन से अदर लोगों की कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. दैट इज़ डेवलपमेंट तो आप करो ही करो बट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करो. तो इसी के रिगार्डिंग SDG गोल्स भी हैं हमारे. ओके. वाईफाई एंड टोल रोड्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ गुड्स? ये हैं हमारे प्लग गुड्स. वाई? बिकॉज दीज आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन रिवलरस until a certain capacity is reached. नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइजेज इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज और स्पेसिफिक मार्केट्स. अब मैंने इंडिविजुअल की बात की थी तो मैंने आपको बता दिया था ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो एक बेसिक लेवल पे चीज़ों को शो करता है. सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज द अनदर कॉमनली यूज नेम्ड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स? सो ये है प्राइस थ्योरी. अब प्राइस थ्योरी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेज. ओके. सो price theory, it focuses on individual commodity pricing and that is why microeconomics is known as the price theory. नेक्स्ट है, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम अबाउट द मैक्रो वेरिएबल्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल चीज़ों को डील करते हैं तो जनरल एजम्पशन क्या होता है कि जितने भी अदर मैक्रो वेरिएबल्स है सच एज टेक्नोलॉजी, द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, ये सारा कुछ जो है वो कांस्टेंट रहता है. ओके. ओनली द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज चेंजिंग, अदर थिंग्स आर बीइंग कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल आउटपुट एंड इन्फ्लेशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे डील कर नहीं सकता. माइक्रो मार्केटिंग तो इज अ डिफरेंट थिंग. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ब्रांच. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि मैंने बताया था एज अ होल ये चीज़ों को डिस्कस करता है. सो दैट इज वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर. Now, what is the another name of macroeconomics? So ये हमारी है income and employment theory. Because income is at a whole level and employment के levels को हम measure करते हैं on a basis of the country and हम unemployment का भी डाटा देखते होगे, आप आता होगा, which is released quarterly also, monthly also, and in addition to that purchasing power parity. ये सारे metrics जो हैं ये macroeconomics का part हैं. So the another name for macroeconomics is income and employment theory. Price theory जो है हमारी, this is the another name for microeconomics.
Now, what are the primary instruments of the macroeconomics? So this is aggregate demand and aggregate supply of the commodity. Now, which sector involves the extraction of raw material and natural resources? अब ये जो हमारा पार्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से यूपीएससी भी क्वेश्चंस पूछता है। ये क्या होता है? ये है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ना, ये इसके लिए एक अलग से भी चैप्टर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अबाउट द चैप्टर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी, एंड हमारा थर्ड सेक्टर जो है वो है टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है, रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन होती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो ये रॉ मटेरियल्स हम प्राइमरी सेक्टर से रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। सो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अब टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो कि सर्विसेज से रिलेटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 54% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री, जैसे आईटी सेक्टर हो गया हमारा एंड ऑल। सो यही आइडिया है, यही बेसिकली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक क्विनरी एंड क्वाटरनरी भी होता है, ये मैं अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्टर इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो अभी मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो रॉ मटेरियल्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द प्राइमरी सेक्टर that is used by the manufacturing sector to produce the goods। अब कंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में जो सैंड यूज़ होती है, सैंड का एक्सट्रैक्शन होता है, ये सारी जो चीज़ होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। इन हैंड ये सैंड यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। ओके ना, जो ये क्वाटरनरी सेक्टर होता है ना, ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड सेक्टर, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह का जितना भी काम होता है दैट ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। ओके, सो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ द सर्विस सेक्टर इज अनदर नेम फॉर विच इकोनॉमिक सेक्टर? सो टर्शियरी सेक्टर, ये हमने देखा था। सर्विस सेक्टर जो है ना वो हमारा एग्जाम्पल है ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। ओके, नाउ इसके बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन, आपको पता है ना, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडल्ज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, और बेसिकली हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडल्ज है हमारी, बट स्टिल अराउंड 17 to 19% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ओके, ऑन दी अदर हैंड सर्विस सेक्टर में बहुत कम, अराउंड 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडल्ज, बट स्टिल 54 to 57% के अराउंड अराउंड सर्विस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी। दैट इज़ द रीज़न वाई आप सुनते होंगे अभी कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है, एंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे फार्मर्स को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है। नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिलोंग टू विच सेक्टर? अभी मैंने बताया था आपको, इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं ये क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट हैं। ओके, दिस comprises of knowledge based activities such as consultancy and research development। अभी क्विनरी सेक्टर पता है क्या होता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये सारा कुछ आता है हमारा क्विनरी सेक्टर्स में। अब ये सेक्टर से ना एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है, विच सेक्टर इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज? सो दिस इज द क्विनरी सेक्टर। ओके, अब प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व डिपिक्ट? अब
होता क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तो इकोनॉमी में गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जनरली रिप्रेजेंट करता है ट्रेड ऑफ को। किस चीज़ के ट्रेड ऑफ को? जब इकोनॉमी दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। अब इसका क्या मतलब है ना, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दिस शोज all the possible combination of the two products that the economy is producing using the all available resources। अब इसमें क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब ये है, ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमारा गुड्स 1 है, यहाँ पे हमारा गुड्स 2 है, एंड बेसिकली ये पीपीएफ ये बताता है कि जब भी आप गुड 1 की या गुड 2 की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो गुड्स 1 की जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। इट मीन्स द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द गुड्स मीन्स द डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। ओके, एंड इस तरीके से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, now what does the production possibility frontier curve depict? It depict the maximum product combination। दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को ये डिपिक्ट करता है। combination of two goods an economy can produce with the available resources। next is, in the production possibility frontier terms, what does sacrificing one goods to produce more of the another represents? This represents the opportunity cost। अब opportunity cost क्या होता है? It is defined as the sacrifice of one good to increase the production of another good। अभी मैंने आपको बताया 2 goods produce होते हैं, अगर हम good 1 की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें good 2 की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड opportunity cost इसी चीज को बताता है कि जो गुड्स 1 की प्रोडक्शन को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द मोड ऑफ गुड 2, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आपका डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई होगी। Now what is indicated by a point located inside a PPF curve? अब PPF कर्व को ना यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है ना। ये जो है इसके अंदर जितने भी है ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहाँ पे हमने एक एजम्पशन देखा था कि पीपीएफ में क्या होता है, ऑल पॉसिबल रिसोर्सेस के साथ में जो प्रोडक्शन होती है। सो अगर कोई पॉइंट पीपीएफ के बाहर है, जस्ट जो मैं अभी पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि ये पीपीएफ के बाहर हैं, ये जो है ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि इतने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ये इस ग्राफ के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसी के ऑन द अदर हैंड जितने भी ये पॉइंट्स अंदर है ना इस पीपीएफ कर्व के, दीज आर द अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। ओके, so the points that are inside the ppf curve indicate that the resources are being underutilized। जब जो पॉइंट्स हमारे बाहर होते हैं वो इम्पॉसिबल प्रोडक्शन होते हैं, एंड जो हमारे जो जो पॉइंट्स हैं जो ऑन द लाइन होते हैं, ऑन द कर्व होते हैं, दिस शोज द एफिशिएंसी। नाउ हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीपीएफ डायग्राम? तो जो आउटवर्ड शिफ्ट होता है पीपीएफ ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। अब जो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब कंपनीज क्या करती हैं, ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी में कंपनी की इंक्रीज होता है, उनके रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है, तो इससे जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो आउटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीएफ ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now, what concept describe the limited resources constraining the production of goods? अब limited resources का क्या मतलब होता है, यहीं से आप देख लो। लिमिटेड मतलब क्या, स्कार्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सरप्लस क्या होता है, जब हमारे पास मोर रिसोर्सेज हो तो उसको सरप्लस बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। ओके, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो बैलेंस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी शो करती है कि
अगर मान लो प्राइस किसी गुड का इंक्रीज हो रहा है तो इसके गुड के खुद के प्राइस के इंक्रीज के रिलेशन में जितनी उसके डिमांड में चेंज होगा ना, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो वो उसको इलास्टिक बोलेंगे. एंड अगर ये इन्वर्स है तो इसको इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे. ओके ये समझ में आ गया. मेरे हिसाब से थोड़े से कम्प्लेक्स टॉपिक हो सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ कंसेप्चुअल पॉइंट कि अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ गया ना तो आप उसको सॉल्व कर पाओ इवन बाय एलिमिनेशन टेक्निक. तो पीपीएफ आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा. ओके नेक्स्ट है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है. व्हाट डज एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स फॉर अ कंज्यूमर. अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? अब इंडिफरेंस कर्व होता है, ये शो करता है कॉम्बिनेशन. पीपीएफ में भी हमने देखा था कि दो गुड्स के प्रोडक्शन की बात हो रही थी. आईसी और इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यहाँ पे लिया जाता है. किसके रिस्पेक्ट में? तो कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में. जो शो क्या करता है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिप्रेजेंट करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे शो होती है. ओके नो. व्हाट डज एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट फॉर अ कंज्यूमर? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन of two goods that provide the consumer with same level of satisfaction. Now, next है, why can two indifference curves never intersect? दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दिस वायलेट्स द कंसिस्टेंट प्रेफरेंस. ओके अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या लॉजिक है. नाउ इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया था, ये कॉम्बिनेशन को दिखाता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कौन से दो गुड्स से मिलेगा. तो ये अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इसका मतलब ये अब्सर्ड है. ठीक है, ये एक अब्सर्ड कॉम्बिनेशन होगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कंज्यूमर, दूसरे को बिल्कुल नहीं कर रहा है. बिकॉज द कंज्यूमर इज फाइंडिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन. ओके एंड यहीं पे क्या होता है कि जब अगर मान लो किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है ओवर द अदर प्रोडक्ट, तो जितना सेकंड प्रोडक्ट का कंज्यूमर सेक्रीफाइस कर रहा है टू वांट मोर ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ओके सो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है बिकॉज इट ऑलवेज शोज द बेस्ट पॉसिबल satisfaction from the two sets of goods. Okay so ये preferences को violate करता है. which feature of an indifference curve represents the marginal rate of substitution? क्योंकि वो convex होता है origin के लिए, तो this shows the law of diminishing marginal rate of substitution. जो मैंने अभी आपको बताया, एमआरएस क्या होता है कि किसी एक गुड्स को कंज्यूमर मोर जब कंज्यूम कर रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा सेकेंड गुड्स के कंजम्पशन को. ओके तो जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है टू कंज्यूम द मोर ऑफ द फर्स्ट गुड, दैट इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. व्हाट डज एन इंडिफरेंस कर्व फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स? तो जितना ओरिजिन से आगे हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा, इट विल रिप्रेजेंट्स द हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हाउ इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन्ड यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व? तो जब हम बजट लाइन से कंबाइन करते हैं इंडिफरेंस कर्व को, दिस शोज द इक्विलिब्रियम. बहुत ज़्यादा इस पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चंस कुछ ही आते हैं इस चैप्टर से, बट क्योंकि हम इकोनॉमी को कंप्लीट यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ विच मार्केट स्ट्रक्चर डू न्यूमरस सेलर्स ऑफर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स? अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है. अब इस तरह की जो मार्केट होती है इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं. नाउ इन दिस परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स होती हैं मार्केट में, दे आर द प्राइस मेकर. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड दे सेल द होमोजेनस प्रोडक्ट.
ठीक है। होमोजेनस प्रोडक्ट वो बनाते हैं, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा न्यू फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो न्यू फर्म्स की एंट्री इस मार्केट में बहुत फ्री होती है, इजी एंट्री होती है, इजी एग्जिट होता है। ओके, इसका मतलब ये कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि कौन सा स्ट्रक्चर न्यूमरस सेलर्स में बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, सो दिस इज द परफेक्ट कंपटीशन। अब मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल फर्म होती है, मैंने आपको बताया था, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेलवे सेक्टर्स इन इंडिया। ओके, ओलिगोपोली में क्या होता है, सेट ऑफ फर्म्स होती हैं, ठीक है। देयर आर सम लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, आइडेंटिकल आपने देखा होगा, मारुति सुजुकी है, टाटा, महिंद्रा, देयर आर फ्यू बिग नेम्स दैट रेगुलेट द मार्केट, सो ये ओलिगोपोली में होता है। ओके, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज क्लोजेस्ट टू द आइडियल फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स कितने फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इजी एंट्री है, इजी एग्जिट है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, कहाँ जाके बेचते हैं, एफसीआई के गोडाउंस में बेचते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचते हैं। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केट है, दिस इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नाउ विच मार्केट सिचुएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सोल सेलर विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब मैंने आपको रेलवेज का एग्जांपल दिया था, अब आईआरसीटीसी है इंडिया में, टिकट्स करते हो आप, सब कुछ करते हो, तो ये जैसे वर्क करे, आपको गुड्स यहीं से लेने हैं, रेलवेज की टिकट्स आप यहीं से बुक कर सकते हो, तो सिंगल सेलर है और कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। रेलवेज का क्या सब्सटीट्यूट है, क्या आईआरसीटीसी के अलावा कोई और यहाँ पे रेलवेज को रेगुलेट करने वाली एंटिटी है, बिल्कुल नहीं है। तो मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं होता है। Now, Indian Railways is cited as a primary example of which market structure, ये है हमारी monopoly। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर फीचर्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर विथ सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो ये जो होता है, नो सी परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजेनस होता है। नाउ सिमिलरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो होते ही हैं, द बट द प्रोडक्ट इज नॉट होमोजेनस, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, मतलब सिमिलर ही होता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस, सच एज ब्रांडिंग में डिफरेंस हो सकता है, सच एज सम ऑफ द फीचर्स में डिफरेंस हो सकता है। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे इजी एग्जांपल मैं बताऊं तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है हमारी। अब जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें प्रोसेसर यूज़ होते हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen एलीट प्रोसेसर सेम होता है, DDR5 रैम होती है, ये सारा कुछ होता है, USB 3.2 स्टोरेज होती है, ये सारा कुछ होता है इसमें। तो सारी कंपनी सेम ही चीज़ें ऑफर कर रही है, बट थोड़े से ट्वीक्स करके। तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री और एग्जिट जो होती है वो ईजी होती है, जस्ट लाइक द परफेक्ट कंपटीशन। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि सम डिफरेंसेस आर देयर इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट है, brands like Apple and Samsung in the phone market represents which structure, so it is monopolistic competition. Now what term describes the competition among the few firms, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे few firms होती हैं, that is oligopoly। फॉर एग्जाम्पल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ओलिगोपोली है, क्योंकि फ्यू फर्म्स ही इंडल्ज हैं। अब सारी कंपनीज तो कार बना नहीं रही हैं, तो यहाँ पे कुछ ही कंपनीज में यहाँ पे कंपटीशन है। नेक्स्ट है द सीमेंट एंड ऑटोमोबाइल मार्केट, अभी बताया मैंने, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ओलिगोपोली। व्हाट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विथ ओनली टू सिग्निफिकेंट डोमिनेंट फर्म्स। तो ओनली टू है, तो टू मीन्स डुओ, मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो तो हमने देख ही लिया था जैसे इंडियन रेलवेज है, तो यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट डोमिनेंट फर्म होती हैं, तो दिस इज डुओपोली। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एयरबस एंड बोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डुओपोली, क्योंकि यही दो कंपनीज हैं जो एयरप्लेन्स बनाती हैं, दैट इज वाई यहाँ पे डुओपोली का भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मार्केट सिचुएशन विथ
only one buyer and multiple seller, this is monospony. ओके, मोनोस्पोनी में क्या होता है कि ओनली देयर इज अ सिंगल बायर बट मल्टीपल सेलर होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रोल इन डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोस्पोनी। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है, खरीदने वाला सिर्फ एक है, कौन है, वो है आर्मी, एंड सेलर मल्टीपल हैं, HAL है, अभी रफेल बनाया था, लॉकहीड मार्टिन है, बहुत सारी कंपनीज हैं, दसॉ एविएशन है। तो ओनली वन बायर होता है एंड मल्टीपल सेलर होते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोस्पोनी। नेक्स्ट है हमारा कजनेट कर्व। अब इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको रेफरेंस पता होना चाहिए कि जो कजनेट कर्व होता है इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी। व्हाट इज द स्पेसिफिक शेप ऑफ द कजनेट कर्व? सो इन्वर्टेड यू शेप, यहाँ पे इस तरह का शेप होता है कजनेट कर्व का। नाउ अकॉर्डिंग टू द कजनेट व्हाट हैपेंस टू इनइक्वालिटी इनिशियली एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ अब क्योंकि ये इन्वर्टेड अपसाइड डाउन होता है, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज करती है फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। एट व्हाट पॉइंट डज इनइक्वालिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑन द कजनेट कर्व? तो जैसे ही ये पीक पे पहुंचा, यहाँ तक इनइक्वालिटी राइजेस, एंड जैसे फिर कर्व नीचे की साइड गया, इनइक्वालिटी जो होती है लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ये डिक्रीज होने लगती है। सो आफ्टर पीक द inequality starts to decrease. Now next is, for which type of goods does demand increase as the consumer income rises? These are the normal goods. अब normal goods क्या क्या होते हैं? जनरली आप वीट वगैरह समझ लो, जो नॉर्मल गुड्स आप मार्केट में खरीदते हो। अब जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप मोर ऑफ गुड्स खरीदने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल वीट है, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो यू विल बाई 1 kg ऑफ वीट। ओके, जब इनकम मान लो 100 है, जब इनकम 1000 हो गई तो आप सोचोगे कि 1 kg, क्या एक ही साथ में 5 kg वीट हम ले आते हैं। सो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है उसी हिसाब से डिमांड भी उस प्रोडक्ट की बढ़ती है, दिस इज द नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ऑन द अदर हैंड, पता है क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है ना गुड की, तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दीज आर इन्फीरियर। फॉर एग्जाम्पल कोर्स ग्रेन की मैं बात करूँ, जो अच्छे क्वालिटी के ग्रेन नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, बंदा मजबूरी में खाता है जब उसकी इनकम ज़्यादा नहीं होती। जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो कोर्स ग्रेन से वो होल व्हीट पे शिफ्ट होता है, फिर मल्टी ग्रेन पे शिफ्ट होता है। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स जिससे आप ये चीज़ समझ सकते हो। नाउ विच गुड्स सी अ फॉल इन डिमांड व्हेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस? सो ये हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स टू द डिमांड फॉर अ गुड इफ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट इंक्रीज? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे टी है, टी की हम दो कंपनीज लेते हैं। सबसे पहले तो एक टाटा टी ले लेते हैं, ओके, देन देयर इज रेड लेबल। अब मान लो टाटा का प्राइस पहले 50 है, रेड लेबल का भी 50 है। अब टाटा का प्राइस इंक्रीज होके 60 रुपीज़ हो गया। अब जैसे ही टाटा का प्राइस इंक्रीज हुआ है, देन क्या होगा कि आप ऑब्वियसली रेड लेबल पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपको सेम सामान मिल रहा है एट अ लोअर प्राइस। सो बेसिक चीज़ है, इफ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट विल इंक्रीज, द डिमांड ऑफ दैट गुड, डिमांड फॉर द गुड विल इंक्रीज। सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो गुड का प्राइस कम है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टी एंड कॉफ़ी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स? अब टी एंड कॉफ़ी है, ये दोनों क्या हैं, सब्सटीट्यूट ही तो हैं एक दूसरे के। अब अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर मान लो आप इंक्रीज करेगा तो टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कॉफ़ी इज़ मोर एक्सपेंसिव। ऑन दी अदर हैंड अगर कॉफ़ी का प्राइस यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टी की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा कि डिमांड टी की घट जाएगी। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता है क्या होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक के बिना दूसरा जो है वो कंप्लीट नहीं है। सच एज टी के साथ हम शुगर लेते हैं,
ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट गुड्स. नेक्स्ट इज which goods are used together such as tea and sugar. So these are the complementary goods जिनको एक दूसरे के कंजंक्शन में ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट है विच लग्जरी गुड्स सी इंक्रीज डिमांड एज देयर प्राइस राइजेस. सो दिस इज द वेबलन गुड्स. अब वेबलन गुड्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली लग्जरी आइटम होते हैं. इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे जो सुपर कार्स होती हैं. इसके अलावा अगर आप वॉचेस की बात करो तो वॉचेस की एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी है सच एज रिचर्ड मिल है. ओके, इसके अलावा मैं बात करूं तो एपी है, रोलेक्स है. ओके, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स जिनकी इतनी प्राइस इंक्रीज होगा ना, इनकी डिमांड बढ़ती है बिकॉज ये लग्जरी से एसोसिएटेड है. ओके, नाउ व्हाट इज द फैक्टर इनकम अर्नड इन रिटर्न फॉर लैंड. अब अगर मैं फैक्टर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के. लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप होती है. अब लैंड के रिटर्न में अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट हो तो रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट होता है प्रॉफिट. ओके, नाउ व्हाट इज द फैक्टर इनकम अर्नड इन रिटर्न फॉर लैंड. तो मैंने आपको बताया था लैंड पे क्या मिलता है? रेंट मिलता है. वेजेस किनको मिलते हैं? लेबर को मिलते हैं. प्रॉफिट किसको मिलता है? प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरेस्ट इज गिवन ऑन कैपिटल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द लेबर. सो लेबर को वेजेस मिलते हैं, सो वेजेस रिप्रेजेंट द इनकम अर्नड बाय द लेबर. ओनर्स ऑफ द कैपिटल रिसोर्सेज अर्न विच फॉर्म ऑफ इनकम. सो ओनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है. What is the payment or return for the entrepreneurship? Entrepreneurship gets profit. Now, which sector contributes the largest share to India GDP? अब मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बताया है कि डिस्पाइट हैविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ वर्कफोर्स, द टर्शियरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर contributes the largest share to the India's GDP, around 50 to 55%. नेक्स्ट है विच सेक्टर इंक्लूड्स नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज लाइक कंसल्टेंसी. तो कंसल्टेंसी जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वार्टनरी सेक्टर. अब क्वार्टनरी सेक्टर में क्या होता था? इंटेलेक्चुअल प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं. अब कुछ हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस हैं. हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बिलोंग्स टू क्विनरी सेक्टर. ओके, टर्शियरी हमने देख ही लिया, इज रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर हमारा इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स. एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री आर पार्ट ऑफ. अब फॉरेस्ट्री से हमें क्या बेसिकली मिलता है? वुड मिलता है. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल्क मिलता है, हमें मीट मिलता है ना. ये सारा क्या है? ये सब रॉ मटेरियल ही तो है ना, ये सब रॉ मटेरियल ही है. अब ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कौन सा सेक्टर करता है? प्राइमरी सेक्टर करता है. अब ये रॉ मटेरियल जब सेकेंडरी सेक्टर में जाता है तो इसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पे एंड मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं. सो ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री बिकॉज इट गिव्स अस द रॉ मटेरियल्स, दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट है विच सेक्टर इंक्लूड्स आईटी सर्विसेज एंड टूरिज्म. बिकॉज यहाँ पे सर्विस सेक्टर से ये रिलेटेड है तो ये पार्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर. Now what does the term MRS stands in the consumer theory? अभी हमने देखा था दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो कि हमें क्या दिखाता है कि ये तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है. नाउ इसमें ये क्या शो होता है? इसमें ये शो करता है
कि कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन इंक्रीज करता है फॉर द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो सेकंड गुड्स की सेटिस्फैक्शन को सेक्रीफाइस कर रहा है. नाउ द सेक्रीफाइस दैट इज बीइंग मेड टू कंज्यूम लेस ऑफ गुड टू and increased consumption of good one, this is known as the marginal rate of substitution, and ये हमारा indifference curve से related है. What does the outward shift of the PPP curve, PPF curve indicate? ये indicate करता है हमारे economic growth को. Next है which market involves only a few firms selling identical or differentiated products. So ये हमारा है oligopoly. यहाँ पे few firms होती हैं. For example हमारी सीमेंट इंडस्ट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई. ये सारा पार्ट है ओलिगोपोली का. आज के लेक्चर का लास्ट क्लास है विच गुड्स आर क्लासिफाइड एज नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. सो ये हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं बिकॉज दीज गुड्स आर फॉर ऑल. ठीक है, सच एज डिफेंस एटसेट्रा, ये सारा हमारे पब्लिक गुड्स हैं. सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर को, चैप्टर 1 जिसमें कि हमने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया है एज वेल एज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हमने कवर किया है. दिस इज़ फिनिश्ड. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.